हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप बॉयल्स लॉ को नोट करें, लिखिए बॉयल्स लॉ में फॉर ए गिवन मास, बॉयल्स लॉ हेडिंग डालें, फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of the gas is inversely proportional to its pressure। इस डिफिनीशन के अंदर नोट है फॉर ए गिवन मास, इसका मतलब मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, आइडियल गैस के लिए है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। देखिए, किसी कंटेनर में अगर गैस फिलअप है, यहाँ पर जो जो वॉल्यूम लेते हैं वो ध्यान रखना वो कंटेनर का है। ठीक है, जो भी उसमें गैस होगी वो उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर उसकी वॉल आइडियली कंडक्टिंग है और आप पिस्टन को अगर कंप्रेस करते हैं तो जो भी हीट उसमें जनरेट होगी, अगर वो सिस्टम से बाहर चली जाती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आपने अगर पिस्टन को कंप्रेस कर दिया तो नेचुरल है कि आपने वॉल्यूम को कम कर दिया। ठीक, ऐसे में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए लिखते हैं V प्रोपोर्शनल 1/P, यहाँ लिख देना नीचे और ब्रैकेट में लिखते हैं मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, इसका मतलब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PV इज टू कांस्टेंट होगा। यहाँ वॉल्यूम स्ट्रिक्टली ध्यान रखना कि वो कंटेनर का होता है, क्योंकि गैस जिस कंटेनर में आप रखेंगे वो उसी कंटेनर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, इसलिए जो गैस का वॉल्यूम है वही कंटेनर का वॉल्यूम है। ओके, अब यहाँ ग्राफ पहले चेक करें। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में अगर P वर्सेस V का ग्राफ बनाते हैं तो नेचुरल है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। अगर आप P वर्सेस 1/V बनाते हैं तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में V को यहाँ डिवाइड कर दें, प्रेशर की जगह हमने y एक्सिस पर ले लिया है और 1/V को x एक्सिस पर, तो y इज इक्वल टू mx हुआ, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ को बनेगा। अगर PV वर्सेस प्रेशर या वॉल्यूम बनाते हैं तो PV कांस्टेंट है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। इन सभी ग्राफ में आप नोट कर देना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके, अब आप इसके नीचे लिख दें इफ V1 इज द वॉल्यूम, इफ V1 इज द वॉल्यूम एट प्रेशर P1 एंड V2 इज द वॉल्यूम एट प्रेशर P2। तो आपने यूज भी किया है बहुत बॉयल्स लॉ। देन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपने ये डिफिनीशन नोट कर ली है, लिख दें नीचे। देन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक, अब आप नीचे फिर लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आप यहाँ से चेक कर लें। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। अगर इनको कैंसिल करेंगे तो न्यूटन मीटर आया जो कि जूल में होगा, इसका मतलब ये वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी शो करता है। तो लिख दें द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, हेंस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक, अगर आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है प्रेशर वॉल्यूम का, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, ध्यान दें इस चीज पर। हेंस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर implies that energy of the gas at a constant temperature has constant value। यानी एनर्जी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वैल्यू कांस्टेंट होगी, और आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए कि एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। ओके, तो अगर हम इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करते हैं PV पर दो टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर T1 और दूसरा टेम्परेचर T2 पर, नेचुरल है कि जो T1 है उसका एरिया अंडर कर्व ज़्यादा होगा और एरिया अंडर कर्व T1 का ग्रेटर देन होगा देन T2। इसका मीनिंग है कि T1 ग्रेटर देन T2 होगा। क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा T1 का तो एनर्जी भी ज़्यादा, इसका मतलब एनर्जी की एरिया ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसको ग्राफ को देखकर आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव में बता सकते हैं कि T1 ग्रेटर देन T2 होगा। ओके, और यहाँ पर नोट कर देना नो रियल गैस ओबे बॉयल्स लॉ, नो रियल गैस ओबे बॉयल्स लॉ। आइडियल गैस के लिए है,
अगर आप जनरल में देखें तो पीवी वर्सेस पी का हमने यहाँ ग्राफ बनाया है जो कि स्ट्रेट लाइन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखें ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये केवल आइडियल गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस का ग्राफ ऊपर आता है और नीचे ये सबसे नीचे ऑक्सीजन का है, फिर एयर का है, फिर नाइट्रोजन का है। इसका मतलब जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट में ये वाला ग्राफ होना चाहिए था। तो कोई भी रियल गैस वो फॉलो नहीं करती है बॉयल्स लॉ का। ठीक, और एक बात पर ध्यान दें जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ है बॉयल्स लॉ का, ये भी यहाँ पर नीचे बनाए हमने। ये दो ग्राफ T1 और T2 पर बनाए हैं, जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल है और दूसरा जो है वो फार्मूले से बनाया गया है, यानी कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर पहले नोट कर दें, फिर हम ग्राफ समझाते हैं आपको। लिखिए डॉटेड कर्व रिप्रेजेंट theoretical graph on the basis of PV is equal to constant। यानी हमने जो ये डॉटेड बनाया है ये PV is equal to constant के लिए थ्योरेटिकल ग्राफ है, यानी कि बाई फार्मूला है जैसा कि इनमें बनाया गया है। ठीक, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ओके, लिखें डॉटेड कर्व रिप्रेजेंट थ्योरेटिकल ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ PV is equal to constant and smooth line curve are drawn on the basis of experimental observation। Curves are quite in agreement with each other at low pressure and high temperature। Hence, at high temperature and low pressure, all the gases behave like an ideal gas। देखिए ये ग्राफ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट के फार्मूले से है और ये एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ पर ध्यान देना पहले इस ग्राफ पर कि यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा है, यहाँ पर गैपिंग कम है। इसका मतलब कि लो प्रेशर पर ये आइडियल गैस की तरह रियल गैस थोड़ा बिहेव करती हैं, लेकिन ये जो गैपिंग है ये इसमें और भी कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है T2। इसका मतलब अगर टेम्परेचर को आप राइज कर दें तो जो रियल गैस हैं वो थोड़ा आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइंड कर दें तो नेट रिजल्ट ये बनता है कि अगर टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो, तो रियल गैस जो है वो नियरली आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर गैपिंग काफ़ी कम हो गई, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी यहाँ पर प्रेशर कम है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। आप यहाँ पर भी निकाल चुके हैं, हमने यहाँ पर इसको T1 लिखा है, ध्यान रखना ये T2, यहाँ T2 इसको लिखा है, T2 ग्रेटर देन T1 है। यानी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर रियल गैस नियरली आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक, अब आप नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। देखिए बॉयल्स लॉ है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके दो तीन फॉर्म और भी होती हैं, तो यहाँ पर चेक करें। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आपका बॉयल्स लॉ है। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, रो डेंसिटी है। ठीक, और आपको मालूम है बॉयल्स लॉ फॉर गिवन मास, तो मास कांस्टेंट है। फॉर गिवन मास, मास को तो कांस्टेंट करिए तो पी बाई रो भी कांस्टेंट हो गया, ये भी बॉयल्स लॉ है। ये बॉयल्स लॉ की सेकंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म आपको मालूम है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो ध्यान रखना कि ये भी बॉयल्स लॉ की ही फॉर्म है, उसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर कंटेनर के अंदर जो गैस फिलअप है वो उसका मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस जितनी भरी हुई है उसके अंदर फिलअप है वो उतनी ही रहेगी, तो उसमें टोटल गैस का जो वॉल्यूम है कंटेनर के अंदर का, उसमें जो गैस फिलअप है उसका मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ चेक करें सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कैपिटल एन हमने लिया है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स रहेगा। अगर आप मान लीजिए पिस्टन को कंप्रेस कर दें, सिलेंडर पिस्टन को अगर कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो स्मॉल एन है कैपिटल एन अपॉन वी। स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक, तो स्मॉल एन आपका जो है ये तो फिक्स रहेगा, कैपिटल एन ये चेंज हो जाएगा। जरा यहाँ से वॉल्यूम निकालें, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन हुआ। बॉयल्स लॉ है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुटअप कर दें तो पी अपॉन एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पहले तो ये बना पी एन अपॉन एन, कैपिटल एन कॉन्स्टेंट रहेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हटा दिया यहाँ से तो पी अपॉन एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब P1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2 अपॉन N2।
यहाँ अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये भी एक बॉयल्स लॉ की ही फॉर्म है, लेकिन इसमें स्मॉल एन ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम है। जब पिस्टन को आप कंप्रेस कर देंगे तो नेचुरल है कि गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो नेचुरल है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो बॉयल्स लॉ की ये जो सभी फॉर्म है वो आप ध्यान रखना। हम इसके बाद इस बॉयल्स लॉ से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको लेते हैं, आप उसको नोट करें। हाँ, नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल नोट करें आप लोग, लिखें उसमें, ये फॉल्टी बैरोमीटर ट्यूब इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट कंटेन्स some air above the mercury. The reading is 74.5 centimeter when the true atmospheric pressure is 76 centimeter. What will be the true atmospheric pressure when reading of this barometer is 74 centimeter? देखिए, बैरोमीटर का प्रिंसिपल आपको मालूम है कि बैरोमीटर की ट्यूब को जब हम किसी कंटेनर में रखते हैं जिसमें कि मरकरी है, ठीक, तो उसमें जो लेवल होता है मरकरी का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल राइज करेगा। यानी कि हम अगर मरकरी के कॉलम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली 76 होता है तो 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि बैरोमीटर फॉल्टी है, उसका मीनिंग ये है बैरोमीटर एक तरफ ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है, ऊपर कुछ एयर रह गई है, वो एयर क्या करेगी, वो प्रेशर डालेगी जिससे कि रीडिंग एक्चुअल नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ फर्स्ट केस में अपने डायग्राम में देखें, ये हमने बैरोमीटर का वो बनाया है, ये मरकरी का टब है और इसमें बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। हम प्रेशर को लेंथ के कॉलम में लिख सकते हैं, प्रेशर का फार्मूला H रो G होता है। अगर आप एक्चुअल निकालेंगे तो लेंथ को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके G से एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ही हमने लेंथ कॉलम पर ही सॉल्व किया है। तो इस समय इसकी जो रीडिंग है बैरोमीटर की, पहली बात टोटल लेंथ 90 है, उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये टब के अंदर कितना है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसका मतलब है कि लेवल से यहाँ तक ये टोटल 90 है। इस समय रीडिंग कितनी दे रहा है, 74.5। इसका मतलब है इसमें मरकरी जो ऊपर चढ़ रहा है वो 74.5 तक जा रहा है, ठीक। फॉल्टी है, अगर फॉल्टी नहीं होता तो 76 तक जाता है, ओके। ऊपर जो एयर रह गई है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसको 90 में से माइनस कर लो 74.5, तो ये लेंथ ऊपर की आ गई आपकी 15.5 सेंटीमीटर, ओके। अब इसमें दे दिया ये एयर है। आपको मेन प्रिंसिपल प्रेशर का मालूम होगा कि सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है, ठीक। तो ए पॉइंट ओपन है, एटमॉस्फेयर में है, तो जितना प्रेशर ए पर होगा उतना ही प्रेशर बी पर होगा, ठीक। PA इज इक्वल टू PB। ए पर जो प्रेशर है वो 76 है, सीधे मरकरी कॉलम में लिखा गया है, ठीक है ना। बी पॉइंट पर प्रेशर चेक करो, अगर एयर का प्रेशर अंदर P1 है और मरकरी कॉलम का प्रेशर दिया हुआ है 74.5, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा बी पर, P1 प्लस 74.5, दोनों प्लस कर लो, ठीक। ये हमारा इससे P1 निकल आया, इसको यहाँ माइनस कर दें तो 1.5 हमने यहाँ लिख भी दिया है, सेंटीमीटर ऑफ Hg है, ठीक। वॉल्यूम चेक करें इसका यहाँ पर जो वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिया, नेचुरल है, इसकी लेंथ है 15.5, दोनों मल्टीप्लाई करो, इसका वॉल्यूम आ गया। अब सेकंड केस पर जाते हैं। जो सेकंड केस है उसमें इसकी लेंथ जो है वो 90 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, वो तो एक ही है दोनों बैरोमीटर, ओके। अब कह रहा है कि जब इसकी रीडिंग 74 है तो नेचुरल है कि ऊपर का जो ये हाइट होगी एयर कॉलम की ये 16 सेंटीमीटर होगी ना। तो इस समय जो है अब जो प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक वो हमें कैलकुलेट करना है, समझ गए बात को, ठीक। तो फिर वही करेंगे, ए और बी दो पॉइंट ले लिए, सेम लेवल पर सेम प्रेशर। तो ए पर प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, वो हमने कैपिटल H ले लिया हाइट के टर्म्स में, ठीक है। जैसे यहाँ था 76 वैसे हाइट ले लिए H। अब यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, 74 प्लस इसके अंदर का प्रेशर P2, तो 74 प्लस P2, इससे हमने P2 निकाल लिया जो आया H माइनस 74, V2 कितना होगा 16 इंटू A, 16 इसकी लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन मानते हैं, गिवन नहीं है तब भी लगा दो P1 V1 इज इक्वल टू P2 आपको P1 मालूम है, V1 मालूम है,
P2 मालूम है, V2 मालूम है, इसमें वैल्यू पुटअप करें तो H आ जाएगा 75.45 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होगा 75.45 पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये ट्यूब दी हुई है। ठीक, ट्यूब में यहाँ पर मरकरी फिलअप है, इस मरकरी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ओके, इसके नीचे जो है गैस फिलअप है कोई, उस गैस की जो हाइट है वो 43 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये मरकरी की हाइट है, ट्यूब में ओपन ट्यूब है ऊपर से। ठीक, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा, मरकरी का प्रेशर होगा, गैस के अंदर का प्रेशर P1 V1 ले लिया। ठीक, इसको 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया। पहले ये ट्यूब ऐसे थी, अब इसको इंक्लाइन कर दी। इस समय हमें इसकी लेंथ निकालनी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम व्हेन टिल्टेड बाय 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी ये लेंथ कितनी होगी? ठीक, वो चेंज हो जाएगी। तो उसमें गैस के अंदर लगाएंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। जरा इसमें चेक करें, यहाँ P1 कितना होगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुला है, पड़ रहा है, प्लस मरकरी कॉलम का प्रेशर। ठीक, 20 सेंटीमीटर, यानी P1 होगा 76 गिवन है, हमने क्वेश्चन में नहीं लिखा है। इन जनरल 76 प्रेशर होता है, क्वेश्चन में गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर है। ओके, तो 76 प्लस 20 यानी 96 सेंटीमीटर ऑफ Hg P1 होगा। अब V1 43 इसकी लेंथ है और इसका एरिया A ले लो, तो P1 V1 आपको मिल गया। टिल्टेड करने का प्रिंसिपल ये है कि जो प्रेशर एक्ट करता है वो हाइट के साथ होता है। आपने इसके पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो यहाँ मेन पर्पज ये है कि इसकी लेंथ तो ये 20 रही, लेकिन यहाँ पर ये हाइट कैलकुलेट निकालने कितनी होगी मरकरी कॉलम की। तो 60 डिग्री ये है, 60 यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर ध्यान दें। अब जो नया प्रेशर अंदर बनेगा P2, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो तो एटमॉस्फेरिक का उतना ही रहेगा 76, प्लस जो मरकरी कॉलम है उसकी हाइट में कन्वर्ट करें। 20 इसकी लेंथ है, यानी कि 20 cos 60। ठीक, यहाँ से लगा दो, cos 60 आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस से, तो ये 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ गया। ठीक, V2 निकालें। V2 आपका जो है लेंथ ले लो, कैलकुलेट करनी है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, और उसके बाद आप लगा दें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 96 है, P1 ये गिवन है, P2 86 है, V2 ये गिवन है, इसको आप लगाएं तो लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, 11th में आते हैं। 11th में ये सभी आ सकते, कोई भी है। यहाँ पर एक ये बबल है, जो इसको आप जरा यहाँ पर थर्ड में हम बोल दे रहे हैं, बाद में आप लिख लेना। देखिए, एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक टू द सरफेस, इट्स वॉल्यूम इज डबल, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक, और प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। ये एयर बबल है, ये यहाँ सरफेस पर था वाटर का में किसी में, और ये ऊपर आ गया, लिखा है कि इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है कि डबल हो गया। ठीक है ना, तो हाइट निकालनी है इसकी कितनी होगी। तो देखें P1 कितना लगेगा, यहाँ पर P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसका प्रेशर। ठीक, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने 76 लिया है, इसलिए इसमें जो हाइट ली जाएगी वो मरकरी कॉलम में ली जाएगी, क्योंकि मरकरी में ये है। ठीक है ना, तो P1 ही आ गया, समझ में आ गई होगी बात। वॉल्यूम B1 यहाँ पर B है, गिवन है। P2 ऊपर आ गया बाहर, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। V2 कितना है 2B, लगा दो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पर जो P1 है नोट किया, B1 डाला, यहाँ 2V कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स है, कुल मिला के जो हाइट आ रही है वो 76 आपकी सेंटीमीटर ऑफ Hg आ रही है, कॉलम में आ रही है। ये है आपका मरकरी कॉलम। यहाँ पर क्या चीज है, वाटर, तो हमें वाटर कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, H हाइट मरकरी की, डेंसिटी मरकरी की, H रो G लगाया है, G आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर वाटर कॉलम में हाइट, डेंसिटी वाटर की इंटू G से G कैंसिल कर दें और हाइट वाटर कॉलम की निकाल लें, जो कि 10.34 मीटर आ रही है। पहले भी आप इसको कर चुके हैं कहीं वर्किंग, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर बैरोमीटर में मरकरी की जगह वाटर यूज करें तो उसमें कितनी लेंथ होगी। ठीक है ना, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 है, तो इसीलिए मरकरी का यूज करते हैं, वाटर का यूज नहीं करते, वहां पर पढ़ाया गया है। तो वहां पर लेंथ अब वहां भी लिखी है आपने 10.3 होगी। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें ट्यूब में,
ऐसे वर्टिकल है, फिर कहीं हॉरिजॉन्टल कर दिया। एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि दोनों तरफ से क्लोज है, बीच में मरकरी भर रखी है, पहले वर्टिकल है फिर हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो दोनों तरफ लगाते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। बहरहाल इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से उनको लगा लें क्वेश्चन को। जो है वो चार्ल्स लॉ को नोट करिए, लिखिए, हेडिंग डालें चार्ल्स लॉ और ब्रैकेट में लिखें लॉ ऑफ वॉल्यूम। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक, जैसे उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में, वैसे इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। लिखिए फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल T, ठीक। तो या V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट है आपका, मास एंड प्रेशर P कॉन्स्टेंट, ये जरूर नोट करें। और V प्रोपोर्शनल जो T का ग्राफ है, नेचुरल है कि जो VT का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है जहां से ये डिफिनीशन बनती है वो आप नोट करें नीचे। लिखिए चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट, फर्स्ट पॉइंट डालकर नोट कर देना, चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस बाई गामा पी ए फ्रैक्शन लिखना, चेंजेस बाई ए फ्रैक्शन गामा पी, इसी को किसी किसी बुक में अल्फा से भी लिखा गया है, तो ब्रैकेट में करके लिख देना और अल्फा ऑफ इट्स वॉल्यूम of 0 degree centigrade for each 1 degree centigrade temperature change provided pressure remains constant। देखिए ये डिफाइन किया गया है गामा पी को V माइनस V नॉट, यानी 0 डिग्री पर वॉल्यूम और थीटा पर वॉल्यूम V है, इसमें चेंज लिया और अपॉन इसको डिवाइड करें और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, इससे ये फार्मूला बना लिया। ये डिफिनीशन आप ठीक से देखना वहां पर कि चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस बाई गामा पी ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री पर यूनिट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज। ये डिफिनीशन बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग टू फॉलो करती है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये V माइनस V नॉट इज इक्वल टू V नॉट गामा पी थीटा आता है, P सफिक्स है, ध्यान रखना। V नॉट को राइट में लाइए और इन दोनों में से V नॉट को कॉमन ले लें, ओके। तो 1 प्लस गामा पी थीटा आ गया। गामा पी की जो वैल्यू है वो 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें, ओके। तो एलसीएम ले लें 273 का, यहाँ थीटा प्लस 273 है, थीटा पर डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसमें 273 प्लस कर देंगे तो कैपिटल टी में केल्विन में चेंज हो जाएगा, ओके। बाकी इसमें कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T हो गया, यानी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 आ गया, ठीक। ये जो नेचुरल है कि जितनी भी रियल गैस हैं वो इसको डायरेक्ट फॉलो नहीं करती हैं या हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर ये फॉलो करेंगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं V वर्सेस T, तो ये आपका आइडियल गैस के लिए ये लाइन आती है, ठीक। ये सेंटीग्रेड स्केल पर किया गया है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना वॉल्यूम है। ये आइडियल गैस के लिए ऊपर वाली लाइन जो ब्लैक कलर से है और रेड वाली रियल गैस लिखा है, तो यहाँ तक तो ये स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद यहाँ ध्यान देना ये गैसेस में है और जब टेम्परेचर को आप बहुत कम करेंगे तो नेचुरल है कि गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर ये एकदम से डाउन होता है आपका वॉल्यूम और ये बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा, ठीक। और इसके बाद जब और टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होगा, ये पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का पॉइंट होगा। अल्टीमेटली ये वहीं पर -273.15 पर अगर इसे हम एक्स्ट्रा पीछे को बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पर आकर मिलेगा, ठीक। नेचुरल है कि इस पॉइंट पर जो है इससे कम टेम्परेचर पर वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इसी को हम केल्विन स्केल पर 0 K लेते हैं, ठीक। इसीलिए आप 273 जो है वो प्लस कर देते हैं तो सेंटीग्रेड में, तो K में वैल्यू निकल आती है। तो नोट करें नीचे जरा इसी में, A graph between volume and temperature is a straight line. A graph between volume and temperature is a straight line. Volume of the gas decreases with fall in temperature. Volume कम हो रहा है टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम
with fall in temperature and the equation predicts zero या straight line predicts zero at minus 273.15 degree centigrade. Hence, this temperature volume takes hence below this temperature लिखें, below this temperature volume takes negative value which has no significance, taking this is zero for ideal gas temperature and calling it as a absolute zero. ठीक, इसे एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये फार्मूला आपका बन गया कि T = 273.1 प्लस थीटा, ये के में और ये सेंटीग्रेड में, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देना। इसी तरह से हम आगे लिखा भी रहे हैं प्रेशर लॉ को। अगर प्रेशर का P वर्सेस T बनाएं तो वो भी ग्राफ इसी तरह का बनता है, इसलिए यहाँ पर नीचे नोट कर देना कि सिमिलरली द प्रेशर ऑफ द गैस विल आल्सो बिकम्स जीरो। सिमिलरली pressure of the gas will also becomes zero at minus 273.15 degree centigrade. ठीक, इसके बाद आप नोट करें प्रेशर लॉ। जैसे ये वॉल्यूम लॉ है वैसे यहाँ पर ये प्रेशर लॉ है, इसे गेल-ल्यूसॉक लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल जैसे हमने ये फार्मूला बनाया था वैसे ही वहाँ पर गामा P है, वहाँ गामा V होगा। ये हो जाएगा P माइनस P नॉट अपान P नॉट थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बना P माइनस P नॉट इज इक्वल टू P नॉट गामा V थीटा। P नॉट को आप राइट में ले जाएं, P नॉट को कॉमन ले लें और गामा V की वैल्यू पुटअप कर दें 1/273। वहाँ पर इसको हम गामा जो V है वो अल्फा से लिखते हैं, गामा P उसको अल्फा से, और वहाँ कुछ बुक्स में बीटा से लिखा गया है, तो लिख सकते हैं आप चाहें तो अल्फा बीटा। यहाँ पर ये हमने एलसीएम ले लिया, फिर ये 273 प्लस थीटा को कैपिटल T से लिख दिया, जैसे यहाँ पर नोट किया था। ये आप 0.15 डाल सकते हैं, यहाँ एक 0.15 वैल्यू कम है इसलिए वो नेग्लेक्ट कर दी गई है। तो यहाँ P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, ठीक, यानी कि P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका जो P वर्सेस T अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। हमने केवल आइडियल गैस के लिए यहाँ बनाया है, इसको भी अगर आप पीछे बढ़ाते हैं तो ये माइनस 273.15 पर आएगा। हाँ, इसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। पहले PV = RT 1 मोल के लिए, और फॉर म्यू मोल के लिए PV = म्यू RT। देखिए ये एक PV डायग्राम है, इसमें पहले गैस A स्टेट पर थी, फिर उसको B पर लाए हैं। जब A स्टेट पर है तो इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए ये B स्टेट पर ले आए हैं। इसका मतलब है कि अगर A पर प्रेशर P1 है तो यहाँ पर भी प्रेशर P1 होगा। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा जिसको कि हमने V ले लिया है, टेम्परेचर चेंज होगा जिसको T2 ले लिया है। अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, अब T2 को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो इसमें यहाँ पर प्रेशर P2 क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम V2 चेंज हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो T2 रहेगा। अब थोड़ा सा आप ऊपर इक्वेशन लिख दें, आइडियल गैस इक्वेशन, और नीचे लिख दें लेट द ओरिजिनल स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। लेट द PDF में चेक करके करें। Let the original state of an ideal gas be specified by P1 B1 T1 and final state be P2 B2 T2. Let us imagine the changes has been brought in two stage. Two stage हमने अभी आपको बताए हैं, उसमें लिखिए नीचे फर्स्ट स्टेज, लिखिए इन फर्स्ट स्टेज गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फर्स्ट स्टेज है, ए से बी, इसमें कांस्टेंट प्रेशर पर गैस को एक्सपेंड किया गया है। एट फर्स्ट स्टेज गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर P1 टिल द गैस टेक्स फाइनल टेम्परेचर T2। तो अब इसमें नेचुरल है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ लगाएंगे, नीचे लिख दीजिए बाई चार्ल्स लॉ V1 अपान T1 इज इक्वल टू V अपान T2। यहाँ पर वॉल्यूम V है तो V अपान T2, इससे V को निकाल लें और इक्वेशन नंबर इसे 1 डाल दें। ओके, अब सेकेंड स्टेज, इन द सेकेंड स्टेज गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2, जैसा हमने अभी बताया। तो बॉयल्स लॉ लगा दें आप,
यहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें यहाँ बॉयल्स लॉ लगा दिया, P1 V इज इक्वल टू P2 V2, इसमें V की वैल्यू को पुटअप कर दें, तो ये P1 V1 T2 ये वैल्यू पुटअप करें, V1 T2 अपान T1। अब 1 को एक साइड लाएं और 2 को एक साइड, तो P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P3 V3 अपान T3। अब इसमें जैसे हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर ले आए हैं, अगर हम ऐसे ही थर्ड स्टेट पर आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं P3 V3 अपान T3। ठीक, इसी में से एक स्टेज हमने वो ले ली जिसमें कि आपका जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है वो एटमॉस्फेरिक है प्रेशर, ठीक, यानी STP पर। तो नोट करें आगे, वी कैन फर्दर चेंज द स्टेट ऑफ गैस सो दैट न्यू स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाई P3 V3 T3 if the gas is allowed to expand so that it comes to standard pressure P0 ब्रैकेट में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 के, एंड इफ इट्स वॉल्यूम एट STP इज V0 जो कि 22.4 लीटर होता है, देन एबव इक्वेशन शोज। तो हम ये जो इक्वेशन है हमारी 1 मोल के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक, P0 V0 और T0। तो हम फिर इनको सबको इक्वल करेंगे और इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि PV बाई T इज इक्वल टू P0 V0 अपान T0। ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो टेम्परेचर है 273, उस पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारा कांस्टेंट होगी, उसी को हम कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R से लिखते हैं। नीचे आप फर्स्ट पॉइंट में लिखें द वैल्यू ऑफ P0 V0 अपान T0 फॉर 1 मोल। इसके लिए पहले 1 मोल के लिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, ठीक, लिखिए द वैल्यू ऑफ P0 V0, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट P0 V0 अपॉन T0 डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द गैस। सपोज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, सपोज वी टेक 1 मोल ऑफ द गैस, देन दिस कांस्टेंट इज रिटन एज कैपिटल R। तो जरा 1 मोल के लिए देख ले, 1 मोल के लिए हमने V0 में यहाँ कैपिटल M लिख दिया है, ठीक। प्रेशर आपका मालूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। HρG का फार्मूला लगाएं, वो प्रेशर P0 की वैल्यू पुटअप करेंगे, प्रेशर 76 सेंटीमीटर, ये डेंसिटी है आपका 13.6 इंटू 10⁻³ G आपका 9.8 लगा दिया। ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, यहाँ पर पॉइंट लगा देना, ठीक है ना। तो HρG। अब वॉल्यूम 1 मोल का मालूम है आपको 22.4 लीटर होता है। इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन करके और इसको आप कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर 10⁻³ को मल्टीप्लाई करें क्योंकि लीटर को मीटर क्यूब में से चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना ये मीटर में, और फिर इसका टेम्परेचर 273.15, ये वैल्यू आपको सभी मालूम है, ठीक। ये लीटर का ध्यान रखना, लीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का एक अगर क्यूब लिया जाए तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर के इक्वल होता है, यानी 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब उसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ आ जाएगा 22.4, ठीक है। यहाँ पर देखें तो R की वैल्यू आती है 8.31 जूल पर मोल के, या कैलोरी में 1.98 कैलोरी पर मोल के, ठीक। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी जगह हम R लिख देंगे, ठीक। और जो V0/m हमने 1 मोल के लिए लिया है, इसको हम जनरली में टेक द वैल्यू फॉर 1 मोल, इसको V लिख देते हैं। तो इक्वेशन हमारी बन गई PV = RT। कुल मिला के ध्यान रखें यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो फॉर 1 मोल ऑफ द गैस है, ठीक। PV = RT, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये है जरूर 1 मोल का सिंबल बना रखा था V0m करके, लेकिन इसमें जो है m मॉलिक्यूलर मास के लिए सिंबल लगा दिया, लेकिन आप 1 मोल के लिए इसको V लिख लें और फिर PV = RT, ये आपका सिंपल 1 मोल के लिए डेरिवेशन हो जाता है। अब देखिए अगर म्यू मोल ऑफ गैस के हैं, हमने मोल को म्यू से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो अगर म्यू मोल हैं और आपका वॉल्यूम जो है टोटल V है, ठीक, तो फिर V में अगर म्यू को डिवाइड कर दें तो 1 मोल का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 1 मोल का, वो हम यहाँ लिख सकते हैं V/μ। अब ये टोटल वॉल्यूम V होगा, इससे इक्वेशन हमारी बन गई PV = μRT। जब म्यू लिखें तो ध्यान रखना जो वॉल्यूम यूज करेंगे वो म्यू मोल का।
यहाँ 1 लिख दें तो 1 मोल का वैल्यू, ठीक है, जो कि आपको मालूम है 22.4 लीटर होता है। ठीक, एक इसकी कई फार्म होती हैं और ध्यान रखना कि कॉम्पिटिटिव से लगाकर बोर्ड तक इसकी जो फार्म है वो बहुत यूज होती हैं और आती हैं। एक फार्म देखिए ये भी है, फार्म 1 ग्राम ऑफ द गैस। अगर 1 ग्राम गैस ले लें, ठीक, तो गैस कांस्टेंट जो है अगर 1 ग्राम लेते हैं तो हम गैस कांस्टेंट को स्मॉल m से लिखते हैं। यहाँ कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास है, R जो है वो 1 मोल के लिए था और 1 मोल जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा ग्राम में, तो R में M को डिवाइड कर दें तो नेचुरल है ये स्मॉल r आ जाएगा, तो ये PV इक्वल टू RT बन गया। ये गैस इक्वेशन बन गई आपकी किसके लिए? 1 ग्राम गैस के लिए। ठीक, आइडियल गैस में नेचुरल है कि अगर PV अपान म्यूटी को आप लेंगे तो R के इक्वल होगा और वो कांस्टेंट आएगा। ये आइडियल गैस के लिए ब्लैक लाइन खींची है, कांस्टेंट है। लेकिन रियल गैस के लिए टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T3 तीनों पर ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। इसमें नेचुरल है कि ये जो T1 है ये आइडियल गैस के क्लोज है थोड़ा, तो इसका मतलब है ये हाई टेम्परेचर पर होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो रियल गैस हैं वो लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ आप इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छी तरह से, और इसकी एक फार्म आप और यहाँ पर चेक करें। देखिए स्मॉल यहाँ पर m लिया गया, जरा ठीक से देखना, m लिया गया है मास ऑफ द गैस। हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप चेक करें, स्मॉल m लिया है मास ऑफ द गैस, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास है। ठीक, n कैपिटल जो लिया है वो एवोगैड्रो नंबर है, जो कि आपको मालूम है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ओके, कैपिटल N एवोगैड्रो नंबर है, स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस हैं। जैसे आपने किसी कंटेनर के अंदर गैस को फिलअप कर लिया तो उसमें जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि कितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे मोल होता है, आप मोल को म्यू से लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो मोल जो है वो मास अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, जो कि अभी यूज किया था। इसी तरह से अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और 1 मोल में होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो अगर हम इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो ये म्यू निकल आएगा, यानी नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे, ठीक है ना, जितने भी उसके गैस के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हम म्यू की जगह स्मॉल n अपान कैपिटल N की वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, स्मॉल n अपान कैपिटल N की वैल्यू को रख सकते हैं। यहाँ पर जो R/N है इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ R/N की जगह K लिख दिया, K को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ MANN, BOLTZ MANN। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो K आपने लिखा है इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया R/N। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो R 8.31 होगा और कैपिटल N की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी, जो कि आपकी 6.023 इंटू 10⁻23 है। तब ये K की वैल्यू हमने यहाँ नोट की है, ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 आ रही है जूल पर के। ओके, यहाँ पर एक फार्म और देखें, देखिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसकी फार्म, ये आपको केमिस्ट्री में फिजिक्स दोनों में काम आएंगी, इसलिए इसकी सभी फार्म का ठीक से स्टडी करना। PV इक्वल टू RT होता है 1 मोल के लिए, हम R की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं NaK, यहाँ पर हमने K को लिया है R/N, तो R की जगह लिख सकते हैं N इंटू K, जहाँ N एवोगैड्रो नंबर है। ये 1 मोल के लिए इक्वेशन हो गई। अगर इसमें हम P निकालेंगे तो N में V को डिवाइड कर देंगे, ध्यान से देखें, तो हमने इसको N लिखकर V सफिक्स लगा दिया। N अपान जो आपका V है या NV जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल N जो आपने यूज किया है यहाँ पर, ये आपका जो कैपिटल N एवोगैड्रो नंबर है और V जो है वो 1 मोल का वॉल्यूम है, तो नेचुरल है कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बन गए आपके, ठीक है ना। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू NVKT, NV आपका सफिक्स है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसकी बहुत सारी फॉर्म चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना, उनको ठीक से स्टडी करें, जिससे कि अगर ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप इसको कर सकें। ओके, इसके आगे यहाँ पर ध्यान देना जरा,
इसमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड, और इसके न्यूमेरिकल हम इसमें जो इसी जो हमारा प्लेलिस्ट होगी इसके लास्ट में हम उसके न्यूमेरिकल डालेंगे। देखिए, जैसे ये कोई मान लीजिए चैम्बर है, ये आपका चैम्बर है और इसको एक दूसरे चैम्बर से कनेक्ट कर दिया गया है। इसका डायग्राम बना है और आप बना लें। इस चैम्बर में यहाँ पर बीच में एक वाल्व लगा दिया है, ये इसमें प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, इसमें प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, और इस वाल्व को ओपन कर दें तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। हमारे यहाँ रिएक्शन नहीं होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैस। अब आप नोट करें, फिर बताएं इसके पॉइंट हम। देखिए, इफ μ1 मोल ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस इन थर्मोडायनामिकल स्टेट P1, V1, T1 are mixed with the μ2 mole of another non-reactive gas P2, V2, T2. The resultant mixture, if the resultant mixture is at PVT, then by the conservation of mass, पहला पॉइंट, अगर इन दोनों को हटा देंगे, हटाने के बाद जो इनका फाइनल बनेगा वो हमने ले लिया है PVT, प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। तो इसके जो पहले μ1 मोल थे और इसके मोल μ2, ये कंजर्व रहेंगे, ये इजुकल टू म्यू मोल के इक्वल होंगे, और PV इजुकल टू μRT होता है। तो μ1 की जगह क्या लिख दें, P1 V1 अपान T1, यहाँ पर P2 V2 अपान T2, यहाँ पर PV अपान T। इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे और 11 से लगाकर कॉम्पिटिटिव तक काम आते हैं। इस तरह से दो चैम्बर को मिलाकर कभी फाइनल प्रेशर पूछते हैं, कभी फाइनल टेम्परेचर पूछेंगे, ठीक है ना। अगर जैसे इसका वॉल्यूम V है, इसका भी V है, तो फाइनल वॉल्यूम V और फाइनल 2V हो गया, ठीक है ना। नेचुरल है कि अदर पैरामीटर दिए होंगे तभी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये था बाई कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, मास कंजर्व रहेगा। दूसरा इसमें है कि बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। सेकंड पॉइंट, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि E1 प्लस E2 इजुकल टू E, ठीक। और एनर्जी का फार्मूला हम पहले आपको आइडियल गैस इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स में आपको नोट करा चुके हैं कि वो आपका जो एक जो एनर्जी होती है वो 1/2 RT है। अगर आपके म्यू मोल हैं तो 1/2 म्यू RT। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर F है, यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो 1/2 RT है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F/2 RT, और अगर म्यू मोल है तो म्यू इंटू F/2 RT। इसका मतलब इसमें मोल μ1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्होंने सेम ले लिए हैं F/2 RT1, प्लस इसमें μ2 F/2 RT2 इजुकल टू, जब मिक्स कर देंगे दोनों का तो नंबर ऑफ मोल म्यू हो जाएंगे, यानी म्यू इजुकल टू μ1 प्लस μ2। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर सेम लिया है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं सेम हो, RT। इसमें 2 कैंसिल कर दें, R कैंसिल कर दें, तो μ1 T1 प्लस μ2 T2 इजुकल टू μ1 प्लस μ2 इंटू T। एक इक्वेशन तैयार हो गई, μ1 T1 प्लस μ2 T2 इजुकल टू μ1 प्लस μ2 इंटू T, क्योंकि म्यू इजुकल टू μ1 प्लस μ2 है। दूसरी बात, PV इजुकल टू μRT होता है, हम इसको ये भी लगा सकते हैं जैसे डाटा दिए हों, P1 V1 प्लस P2 V2 लगाए हैं न्यूमेरिकल, आपने लगाएंगे वहाँ एक्सरसाइज में भी लगे हैं, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं इससे रिलेशन में, तो ये भी लगा सकते हैं आप इक्वेशन को, ठीक। अब हम इससे रिलेटेड आपको जो है उसमें देखना, आप PDF में हम कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, सिंपल। देखिए, जैसे मान लो आपको ये VT कर्व दिया है और ये 2 कर्व दिए हैं। नेचुरल है कि ये जो कर्व हैं दो, इनके स्लोप कांस्टेंट हैं और इनके प्रेशर जो हैं एक कर्व के लिए कांस्टेंट होंगे। ये VT कर्व है, मान लीजिए इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है। आपको कैलकुलेशन करना है कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इजुकल टू RT, इसका स्लोप क्या होगा, V/T, तो ये हो गया R/P। इक्वेशन चेक करें, आइडियल गैस इक्वेशन लिखें, V/T लिखें। V/T क्यों लिखा है, क्योंकि स्लोप है, ठीक, और ये R/P के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका प्रेशर कम होगा। इसका मतलब P2 लेस देन P1 होगा।
इसका स्लोप ज़्यादा है, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2 से बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आप PV = RT लिखकर आप ग्राफ में देख लें कि किसका जो है वो स्लोप ज़्यादा है, ठीक। अपना रिलेशन देख लें और रिलेशन को देखकर फिर उससे आप निकाल लें। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये हमारा BT कर्व था, अब की बार PT कर्व ले लें। PT कर्व, ये दो ऑरिजिन से जा रहे हैं। ध्यान रखना, जब ये इक्वेशन ऑरिजिन से जाएंगी आप तभी PV = μRT का यूज कर सकते हैं। नेचुरल है, एक में वॉल्यूम V1 होगा, दूसरे में V2 होगा। वॉल्यूम पूछा गया है कि कौन सा ग्रेटर देन है, तो लगा दें PV = RT। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप P/T होगा, ठीक। और ये हो जाएगा R/V। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। जिसका स्लोप ज़्यादा है PV = RT, P/T करें, T का R में मल्टीप्लाई है, P का V में है, स्लोप इसका P/T होगा। वो चेक कर लें ग्राफ जैसा दिया हो, तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है तो V1 ग्रेटर देन V2 होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा हो, ठीक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने एक VT कर्व दिया है, ये है VT कर्व, और ये वाला जो कर्व अब इस बार दिया गया है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बना दिया, इसका ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। देखिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, अगर ये ओरिजिन से पास नहीं होता, आइडियल गैस इक्वेशन तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेशर कांस्टेंट होने की गारंटी नहीं है, ठीक है ना। हम चेक करेंगे कि 1 और 2 पर प्रेशर सेम है या नहीं है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट से बात को समझ जाएंगे, ठीक। तो पहला काम तो ये कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक। इसका स्लोप पॉजिटिव है, अगर आगे बढ़ाएंगे और इंटरसेप्ट आपका नीचे आएगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसकी इक्वेशन y = mx + c से, v स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप को a ले लो, ठीक। x एक्सिस पर ये है y = mx और -c की जगह b लिख दिया, तो ये इक्वेशन बन गई v = AT - b। अब प्रेशर को चेक करेंगे, प्रेशर क्या होगा, PV = μRT ले लो या RT ले लो, μRT, तो प्रेशर P = μRT/V। अब यहाँ पर V की वैल्यू पुटअप करेंगे, μRT/V की जगह AT - B, तो प्रेशर P = देखिए यहाँ टेम्परेचर x एक्सिस पर इधर जाने पर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हमने अपनी इक्वेशन को वॉल्यूम को हटाकर टेम्परेचर में ले आए हैं, म्यू कांस्टेंट, R कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, क्या बचा, टेम्परेचर बचा। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर का रिलेशन क्या होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह T लिखा हो तो इसको आप डिवाइड कर लिया करें, A - B/T। इससे आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए पहली बात, ये इक्वेशन बता रही है कि इस पूरे का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। करिए टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो ध्यान दें ये वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब ये डिक्रीज होगी तो ये माइनस में है तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि बार टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी P2 < P1 होगा, ठीक है ना। हम एक बार फिर यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमने PV = μRT की इक्वेशन लिखी और उससे P निकाला। प्रेशर को हमें निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेशर P1 और 1 और 2 पर इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे, या कहाँ पर ग्रेटर देना है या लेस देना है। तो V की वैल्यू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाइए। आप इक्वेशन को भूल रहे हो तो पीछे बढ़ाकर देख लें, इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप ये वाला पॉजिटिव है, ठीक। तो y = mx + c से ये हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वहाँ लिख दी है, इसको v की वैल्यू पुटअप कर दें। t दोनों में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसलिए डिवाइड करें। t इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, b/t, 1/t है ना b/t, ये t इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, यानी ओवरऑल वैल्यू जब ये कम होगी तो ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इसका मतलब P2 < P1 होगा। ठीक इसी तरह से एक हमने PV ग्राफ में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने PV ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ले ली है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन ली है ये हम ऊपर ले रहे हैं, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। ये PT है, अभी PV का भी बाद में कराते हैं,
पहले पीटी का बना दें, ये पीटी। तो नेचुरल हमें वॉल्यूम पता करना है कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं है। पहले आप इसकी इक्वेशन लिखें, पी इज इक्वल टू, इसको बढ़ाएं, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप भी इसका पॉजिटिव है, ठीक। तो इसका मतलब ये पी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी होगा। ये बना दी हमने इक्वेशन, पी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी। अब हमें वॉल्यूम को निकालना है, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी से वी किसके इक्वल होगा, म्यू आर टी बाई पी। पी की ये वैल्यू पुटअप कर दो, जैसे अभी लगाया तो म्यू आर टी अपान ए टी प्लस बी और टी से डिवाइड कर दो, तो म्यू आर अपान ए, टी से डिवाइड कर रहे हैं, बी अपान टी। जरा चेक करो आप, जैसे ऊपर वर्क किया था वैसे इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, जब ये डिक्रीज होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक। ये डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है V2 ग्रेटर देन V1 होगा। चेक करें आप, V2 ग्रेटर देन V1। अब हम क्वेश्चन आपको एक दिखाते हैं पीवी का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवी का, ध्यान रखना आपका। जब कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास ना हो रही हो, ठीक है ना, तो उसे आप डायरेक्ट मत लगाना। अब की बार पीवी कर्व है, यहां पर बना रहे हैं, ये है आपका पीवी कर्व, ऐसे ये 0.1 ये 2। अब आपको टेम्परेचर बताना है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो 1 और 2 में कैसे चेंज होगा, ठीक है। पीवी का वेरिएशन यहाँ पे लिख दीजिए, फाइंड द वेरिएशन ऑफ टी विद वी। हमें टेम्परेचर का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ निकालना है। जरा इक्वेशन चेक करें, इक्वेशन इसमें जो स्लोप है वो निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो P इज इक्वल टू माइनस ए वी प्लस बी होगा। चेक करें, स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अपनी इक्वेशन को चेक करें, ठीक। अब टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी 2 क्वेश्चन किए आपने, आप आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करें, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी में, और उसमें हम वीटी का रिलेशन बनाएंगे, प्रेशर को हटा दे रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, उससे चेक करेंगे कि क्या टेम्परेचर में वेरिएशन कैसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पी वी इज इक्वल टू आर टी, म्यू लिखना चाहे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी की वैल्यू इसमें पुटअप कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस ए वी प्लस बी, अलग तरह का क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू म्यू आर टी, बी को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस ए वी स्क्वायर प्लस बी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ये जो इक्वेशन आ रही है ये तो क्वाड्रेटिक में आ रही है बी की, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला का बनेगा, पहली बात, ठीक। कि आज जिसको मैथ में क्लियर है वो ध्यान रखें, ये पैराबोला बनेगा, सिमेट्री टी की होगी, ठीक। तो चलो ग्राफ तो हम यहाँ पर इधर बनाएंगे, इधर को हम ले रहे हैं आपका टेम्परेचर और यहाँ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर है, तो अब टेम्परेचर के साथ हम वॉल्यूम का रिलेशन बनाएंगे, ओके। इसको पता करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको नहीं मालूम है तो एक कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, चलो टी को 0 कर दें, देखें कहाँ कट करेगा, टी को यहाँ 0 डालो, तो माइनस ए वी स्क्वायर प्लस बी वी इज इक्वल टू 0, वी कॉमन ले लो, माइनस ए वी प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक तो v 0 पर और एक v अपान ए पर 0 होगा, जहाँ की टेम्परेचर 0 है, यानी एक्स एक्सिस पर ये 2 पॉइंट पर कट करेगा, एक यहाँ पर और एक b बाई ए पर, ओके। कुछ आइडिया लगा पैराबोला का। अब क्या करेंगे, अब सबसे अच्छा काम, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, स्लोप चेक करेंगे, ठीक। करिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी टी बाई डी बी आएगा, या डी बी बाई डी टी कर लो, चलो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर देखें जरा, माइनस ए बी स्क्वायर का ट्वाइस बी, डिफ्रेंशिएशन इस बी का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू आर और डी टी अपान डी बी, ठीक। हमने इसको जो डिफ्रेंशिएट किया है वो विद रिस्पेक्ट टू वी कर दिया है, वैसे इसका जो स्लोप है वो डी टी अपान डी बी ही होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है और यहाँ पर ये है, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू वी चेक करें, पहले निकालते हैं स्लोप 0 कहाँ होगा,
तो dt अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए वी प्लस बी अपॉन म्यू आर। ठीक, पहला पॉइंट, dt बाई dv को जीरो करिए, उससे पैराबोला का आइडिया लग जाएगा। देखिए पैराबोला बनेगा ये इसी से पता लगना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें v का स्क्वायर है और t पर स्क्वायर नहीं है। पैराबोला की इक्वेशन होती है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जिनके पास मैथ नहीं है वो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लेक्चरों को बहुत ठीक से देखें और उसका पीडीएफ चेक करें, ठीक है ना। जिनके पास मैथ है उनको तो ये आना चाहिए। तो कर दो जीरो, तो जब जीरो कर देंगे तो वॉल्यूम आया b अपॉन 2a। ये कहाँ पर आ रहा है, ये ठीक बीच में, इस जगह ग्राफ का स्लोप जीरो है, ये पैराबोला बनेगा क्योंकि इसके ऊपर इसका स्लोप जीरो है। यहाँ लिख दे रहे dt बाई dv जीरो है, ये b अपॉन 2a का पॉइंट है। ठीक, और यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो T मैक्स की वैल्यू कैसे आती है ये मैथमेटिकली ध्यान रखना। आपने जो V निकाला है, इसको जिस लाइन को आप डिफरेंशिएट करते हैं इसमें ये वैल्यू V की उठाकर पुटअप कर दो तो T मैक्स आ जाएगा। हमने T मैक्स डायरेक्ट लिख लिया है, आप जरूर इसको चेक करना। वहां लिख दें इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1 देन वी फाइंड T मैक्स। तो हमारा जो T मैक्स आ रहा है आपका वो बी स्क्वायर अपॉन 4 म्यू आर ए, बी स्क्वायर अपॉन 4 म्यू आर ए। मैक्सिमम मिनिमम जो लोग कर लेते हैं वो तो कर ही लेंगे, ठीक है ना, और जिनको नहीं है वो भी ध्यान रखें। हमने मैक्सिमम मिनिमम उसमें मैथ में कराया है, तो इसमें जब वैल्यू निकल आए तो उसमें पुटअप कर दें ओरिजिनल इक्वेशन में, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल आती है। इसका मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव दिया था उसमें गिवन था कि अगर वॉल्यूम इसमें इंक्रीज होता है तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होगा। बाकी आप स्लोप से भी आइडिया लगा सकते हैं कि स्लोप जो है धीरे धीरे पहले यहाँ पर इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होगा, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा इसके बाद स्लोप निगेटिव होगा। इसके लिए आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, b अपॉन 2a से कम वैल्यू डालकर इसमें देखें स्लोप में, इसमें वॉल्यूम की जगह, तो पता लग जाएगा कि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। फिर b अपॉन 2a से ज़्यादा वैल्यू डालें वॉल्यूम की, तो अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें वैल्यू जो आ रही है स्लोप की वो नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर स्लोप देख लें, ये स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। तो ग्राफ का आइडिया करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन को पहले जो दी होती है उसमें एक कोऑर्डिनेट को जीरो करें तो पॉइंट पता लग जाता है कहाँ कट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट कर दो बहुत जल्दी आ जाता है, ग्राफ प्लॉट हो जाता है, स्लोप पता लग जाता है कि कहाँ जीरो होगा। ठीक, इसकी थोड़ा डीप में आप इसको समझें इस चीज़ को। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो बेसिक में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन और उस पर ये कुछ क्वेश्चन हमने बॉयल्स लॉ पर भी आपको क्वेश्चन कराए थे, वो बहुत अच्छे हैं, उनको आप प्रिपेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।